हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो आपका सब्जेक्ट साइंस हो जाता है उसके लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज का आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, कार्य से क्या अभिप्राय है स्पष्ट कीजिए। जब कोई बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो हम कहते हैं कि बल द्वारा कार्य किया गया है। किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ऊर्जा से क्या अभिप्राय है समझाएं। वो भौतिक राशि जो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करती है ऊर्जा कहलाती है। अर्थात कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब देख लेते हैं यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जितनी क्षमता होती है उसे वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है आपका, कार्य का मापन की धारणा को स्पष्ट कीजिए। कार्य वो भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। इसके अनुसार कार्य होने के लिए आवश्यक है बल और बल की दिशा में विस्थापन। इस परिभाषा के अनुसार यदि कोई मजदूर सिर पर बोझा लिए हुए एक स्थान पर खड़ा है तो वो कोई कार्य नहीं कर रहा है। इसी प्रकार यदि दीवार को धक्का दिया जाए तो चूंकि दीवार अपने स्थान से नहीं हटती तो कोई कार्य किया ही नहीं गया है, यानी कोई कार्य नहीं माना जाएगा। पुस्तक पढ़ने में भी यद्यपि मानसिक श्रम होता है, भौतिकी के अनुसार कोई कार्य नहीं होता क्योंकि कोई बल नहीं लग रहा है। कार्य की माप, किसी वस्तु पर किए गए कार्य की माप वस्तु पर आरोपित बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। अर्थात कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ऊर्जा का मापन कैसे करेंगे? ऊर्जा का मापन किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। अतः प्रत्येक कार्य करने वाली वस्तु में कुछ न कुछ ऊर्जा होती है। जैसे फेंका गया पत्थर खिड़की के शीशे को तोड़ सकता है, जलता हुआ कोयला जल को भाप में बदल सकता है आदि हो जाते हैं। ऊर्जा का मात्रक MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, यानी ऊर्जा का मात्रक। तो MKS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो जूल हो जाता है। ऊर्जा के प्रकार बताएं। विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का विवरण निम्नवत है। यांत्रिक ऊर्जा, किसी वस्तु द्वारा किए गए यांत्रिक कार्य को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा। देख लेते हैं गतिज ऊर्जा। इसमें रासायनिक गतिज ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश, विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा ताप ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, आवेशीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। जीवन के अस्तित्व के लिए ऊर्जा क्यों आवश्यक है? जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। जीवन को सुविधाजनक बनाने वाले यातायात, मनोरंजन, उद्योगों एवं अन्य साधनों में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। इसलिए ऊर्जा की खपत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। खाद्य पदार्थों जैसे डबल रोटी, बिस्कुट, ठंडे पेय एवं आइसक्रीम आदि का उत्पादन व्यावसायिक हो गया है। इसको बनाने, डिब्बा बंद करने, संग्रह एवं वितरण करने में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में क्रियाकलापों एवं आवश्यकताओं में भी निरंतर वृद्धि होने के कारण प्रत्येक परिवार के संसाधनों की वृद्धि हो रही है। संसाधनों के प्रयोग में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। सूर्य ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत है। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है।
अतः पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत भी सूर्य ही है। पृथ्वी पर सूर्य से ऊर्जा, ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पृथ्वी पर प्रवाह तथा जल चक्र की निरंतरता प्रदान करती है तथा समस्त जीवन को संपोषित करती है। पौधे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। इसी भोजन द्वारा पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का संपोषण होता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। आज सभी देशों के वैज्ञानिकों का मानना है कि संसार में प्रतिदिन खपत होने वाली कुल ऊर्जा का लगभग 50,000 गुनी ऊर्जा सूर्य से प्रतिदिन मिलती है। अतः ऊर्जा संकट से उबरने का एकमात्र उपाय सौर ऊर्जा को अधिकाधिक उपयोग में लाना है। इसके लिए सौर कुकर, सौर जल ऊष्मक तथा सौर सेलों का उपयोग प्रारंभ किया जा चुका है। सौर ऊर्जा का दोहन किस प्रकार करेंगे? सौर ऊर्जा का दोहन अग्रलिखित 2 प्रकार से किया जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा प्रत्येक रूप से 2 प्रकार से उपयोग में लाई जा सकती है। एक तो उसे ऊष्मा के रूप में संग्रहित करके तथा दूसरा उसे सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके। जिन युक्तियों द्वारा सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में संग्रहित करके उपयोग में लाते हैं उन्हें सौर तापन युक्तियां कहते हैं, जैसे सोलर कुकर। ये युक्तियां जिनमें सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है सौर सेल कहलाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा को अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित 2 प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है। पौधों में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा जैव द्रव्यमान में परिवर्तित करके, वायु, सागरीय लहरों तथा सागर के विभिन्न जल स्तरों में तापांतर के फलस्वरूप होने वाली ऊर्जा का उपयोग करके। सौर कुकर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सौर कुकर सौर तापन युक्ति सिद्धांत का उपयोग सौर कुकर बनाने में किया जाता है। अतः सौर कुकर और ऊर्जा की ऊष्मा का उपयोग करके खाद्यान्न पदार्थ को आसानी से पकाने की तापन युक्ति है। इसमें लकड़ी का एक बॉक्स होता है जिसके ढक्कन की आंतरिक सतह पर एल्यूमीनियम की पन्नी लगी रहती है। बॉक्स के अंदर एक दोहरी दीवार का कांच का ढक्कन लगा रहता है। बॉक्स की दीवारें अंदर से काले रंग से पुती रहती हैं तथा इसके अंदर कुछ अलग पदार्थ जैसे रुई भर देते हैं। अब स्टील अथवा एल्यूमीनियम के बर्तन की बाहरी सतह को काला रंग कर इसमें वो खाद्य पदार्थ भर देते हैं जिसे पकाना होता है। यह बर्तन बॉक्स के अंदर रखकर बॉक्स को कांच के ढक्कन द्वारा ढक देते हैं। बॉक्स को धूप में रखते हैं तथा इसके ढक्कन को इस प्रकार तिरछा रखते हैं कि सूर्य की किरणें एल्यूमीनियम की पन्नी से परिवर्तित होकर बॉक्स के अंदर बर्तन पर पड़े। कुछ देर बाद हम पाते हैं कि बर्तन में रखा खाद्य पदार्थ पक जाता है। सौर जल ऊष्मक का वर्णन करें। सौर जल ऊष्मक एक ऐसी सौर ताप युक्ति है जिससे सौर ऊर्जा का उपयोग करके ठंडे जल से गर्म जल प्राप्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में ये जल को गर्म करने की सौर तापन युक्ति है। आजकल प्रायः सभी होटलों, अस्पतालों, कॉलेजों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों की छत पर इन्हें स्थापित किया जाता है। सूर्य से आने वाली किरणें जब तांबे की नलियों की काली सतह पर पड़ती हैं तो ये सतह ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। चूंकि तांबा ऊष्मा का कुचालक है अतः शीघ्र ही अवशोषित ऊष्मा नलियों में भरे जल को मिल जाती है जिससे जल में संवहन धाराएं बन जाती हैं तथा गर्म जल ऊपर उठकर संग्राहक में चला जाता है और ठंडा जल नीचे नलियों में आ जाता है। उसके बाद है सौर सेल का वर्णन कीजिए। सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। सौर सेल का सिद्धांत। सौर सेल प्रायः सेलेनियम तथा अर्धचालक जैसे सिलिकॉन तथा
गैलियम से बनाए जाते हैं। ये अर्धचालक सामान्यतः विद्युत के कुचालक नहीं होते हैं, लेकिन इनमें कुछ विशेष अपद्रव्य मिलाने से इनकी विद्युत चालकता बहुत बढ़ जाती है। इस प्रकार प्रकाश पड़ने पर भी इसका ताप बढ़ने से इनकी चालकता बढ़ जाती है। अतः यदि अपद्रव्य मिश्रित अर्धचालक पर सूर्य से आने वाला प्रकाश डाला जाए तो अर्धचालक की सतहों के बीच विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। यही सौर सेल का सिद्धांत है। सौर सेल के उपयोग क्या हैं? सौर सेल के कुछ प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं। कृत्रिम उपग्रह तथा अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, लाइट हाउस में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जल पंप, रेडियो तथा टीवी अभिग्राहियों को प्रचलित करने के लिए, प्रकाश स्तंभों को विद्युत शक्ति प्रदान करने के लिए, समुद्र तट से दूर निर्मित खनिज तेल के कुएं खोदने में आवश्यक विद्युत शक्ति प्राप्त करने के लिए, घड़ियां, कैलकुलेटर आदि चलाने के लिए हो जाता है। पवन चक्की का वर्णन कीजिए। पवन चक्की का उपयोग कुएं या जल स्रोत से पानी खींचने के लिए, जल पंप को चलाने के लिए, गेहूं पीसने की चक्की को चलाने के लिए, कुम्हार के चाक को घुमाने के लिए तथा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पवन ऊर्जा द्वारा पाल नाव को खेना, नाव को पानी में चलाने के लिए भी पवन ऊर्जा अर्थात वायु की गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इसके लिए नाव में लकड़ी का एक खंभा लगाकर उस पर एक बड़ा कैनवास कपड़ा लगाते हैं जिसे पॉल कहते हैं। ऊर्जा रूपांतरण को समझाइए। ऊर्जा रूपांतरण को समझ लेते हैं। विद्युत बल्ब तथा ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा का प्रकाशीय ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना, विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना, सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना, लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में बदलना, माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना और मोमबत्ती के जलने में रासायनिक ऊर्जा का प्रकाशीय व ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना हो जाता है। बिजली के पंखे, मिक्सी आदि में विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में बदलना और डायनमो में गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना। मशीन क्या है? ये कितने प्रकार की होती है? मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा बल के परिणाम को बदला जा सकता है, अर्थात उसकी सहायता से एक बिंदु पर किसी दिशा में बल लगाकर उसका प्रभाव दूसरे बिंदु पर और किसी दूसरी दिशा में पैदा करके कुछ कार्य किया जाता है। सरल मशीनों के प्रकार। सरल मशीनें निम्न प्रकार की होती हैं: उत्तोलक, पेंच, झुकातल, घिरनी, पहिया और धुरी। मशीनों की देखरेख एवं रखरखाव से आप क्या समझते हैं? अधिकतर मशीनें धातु लोहे की बनी होती हैं। घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जे घिसने लगते हैं। इनको घिसने से बचाने के लिए स्नेहक तेल एवं ग्रीस को समय समय पर उनमें लगाना चाहिए। जैसे घिरनी की सहायता से पानी निकालने में किसी व्यक्ति द्वारा प्रयास करने से घर्षण बल बढ़ जाता है तथा उसे कम करने के लिए धुरी में तेल लगाना चाहिए। मशीनों को जंग से बचाने के लिए जंग वाले भागों को बालू, कागज, रेगमाल से रगड़कर सफाई करना चाहिए। बाहरी भागों पर पेंट कर देना चाहिए। जिन मशीनों से काम ना लिया जा रहा हो उन्हें ग्रीस लगाकर ढक देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति मशीन चलाने में दक्ष नहीं होता है, इसलिए सदैव प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को ही मशीन चलाना चाहिए। इससे उसमें खराबी आने की संभावना कम रहती है। इस तरह से आपका हो जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोशिका, कोशिका से आपका क्या अभिप्राय है, समझाएं। तो देख लेते हैं। मानव शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों से मिलकर बना है। इन इकाइयों को कोशिका यानी सेल कहते हैं। कोशिकाएं निर्जीव नहीं हैं बल्कि ये शरीर की जीवित इकाइयां हैं। ये गति करती हैं, श्वास लेती हैं, अपना पोषण कर वृद्धि करती हैं, व्यर्थ पदार्थों का त्याग करती हैं तथा जनन भी करती हैं। अतः मानव शरीर असंख्य जीवित इकाइयों का समूह है। ये मानव शरीर की निर्माणक इकाइयां हैं।
शरीर निर्माण में ये ठीक उसी प्रकार कार्य करती हैं जैसे एक भवन निर्माण में ईंटें। कोशिकाएं जीवधारियों में पाई जाती हैं, जिनमें से ये अधिकांश जीवधारी बहुकोशिकीय असंख्य कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एक कोशिकीय केवल एक ही कोशिका से निर्मित होते हैं, जैसे अमीबा आदि। एक कोशीय जीवों की एक कोशीय तथा बहुकोशीय जीवों को बहुकोशीय कहते हैं। कोशिकाओं का वर्णन यानी कोशिकाओं का वर्गीकरण कीजिए। इसको देख लेते हैं। प्रत्येक कोशिका की आंतरिक संरचना समाप्त होती है, लेकिन उनका बाह्य आकार तथा कार्य पृथक पृथक होते हैं, यानी पृथक पृथक यानी अलग अलग होते हैं। कार्यों और आकार के आधार पर कोशिकाओं को कई भागों में बांटा गया है। रक्त कोशिकाएं। रक्त में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं गोल तथा तश्तरी के समान उभरी हुई होती हैं और श्वेत कोशिकाएं अनियमित आकार की होती हैं। पेशीय कोशिकाएं पतली, लंबी और दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। ये आपस में मिलकर पेशीय ऊतकों का निर्माण करती हैं, जिनके द्वारा शरीर के समस्त आंतरिक, बाह्य और ऐच्छिक तथा अनैच्छिक अंग क्रियाशील रहते हैं। अस्थि कोशिकाएं। अस्थि निर्माणक कोशिकाओं को अस्थि कोशिकाएं कहते हैं। ये बेलनाकार होती हैं तथा चारों ओर महीन छोटे छोटे रेशे निकले रहते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिका की संरचना शरीर की अन्य कोशिकाओं से काफी अलग होती है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिकाओं के दो भाग होते हैं। ऊपरी भाग चौड़ा तथा असमान आकार का होता है, जिसे कोशिका पिंड कहते हैं। इसमें केंद्रक होता है। संयोजी कोशिकाएं। संयोजी कोशिकाएं आपस में मिलकर संयोजी ऊतकों का निर्माण करती हैं और शरीर के सभी अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती हैं। त्वचा आच्छादक कोशिकाएं। आच्छादक कोशिकाएं पतली झिल्ली के आकार की होती हैं। ये आपस में मिलकर आच्छादक ऊतकों का निर्माण करती हैं। कोशिका की संरचना को समझाइए। कोशिका की संरचना। प्रत्येक कोशिका के 3 अंग होते हैं: कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। कोशिका भित्ति। कोशिका के ऊपर एक पतली दोहरी झिल्ली चढ़ी रहती है जो कोशिका के आंतरिक भाग की रक्षा करती है। इस भित्ति के कारण ही प्रत्येक कोशिका दूसरी कोशिका से अलग रहती है और अपना अलग अस्तित्व रखती है। कोशिका के भीतरी भाग जो जीव द्रव्य में पाया जाता है, उसी का कुछ भाग गाढ़ा कठोर होकर कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। कोशिका द्रव्य। कोशिका भित्ति के अंदर एक गाढ़ा, चिपचिपा, तरल, रंगहीन और अपारदर्शक पदार्थ भरा रहता है, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य ही कोशिका और मानव का जीवन है। यदि कोशिका से जीव द्रव्य को समाप्त कर दिया जाए तो वे मृत हो जाती हैं। इसी से कोशिका जीवित रहती है और अपना पोषण करती है। जीव द्रव्य में जल, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट विद्यमान रहते हैं। केंद्रक। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। या कोशिका के मध्य में स्थित होता है और कोशिका रस का ही सघन पिंड है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसे कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। ऊतक क्या है, इसके प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जीवधारियों का शरीर अनगिनत कोशिकाओं से बना होता है। कुछ जीवधारी सरल एवं एक कोशिकीय होते हैं, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, जीवाणु, क्लोरेला, शैवाल आदि। इसमें समस्त जैविक क्रिया एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती हैं, जबकि बहुउद्देशीय कोशिका एक जटिल जीवधारियों से विभिन्न जैविक क्रियाएं अलग अलग कोशिकाओं, ऊतक तंत्र एवं अंग द्वारा संपन्न होती है। विभिन्न समूहों में कोशिकाएं विशिष्टीकरण के फलस्वरूप निश्चित कार्य को करने की क्षमता रखती हैं। कोशिकाओं का वह समूह जो उद्गम, संरचना तथा कार्य में समान होता है ऊतक कहलाता है। विभिन्न ऊतक मिलकर ऊतक तंत्र बनाते हैं। विभिन्न ऊतक तंत्र मिलकर अंग बनाते हैं। ऊतकों के प्रकार: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, संवहन ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक ये
हो जाते हैं। जीवधारी या मनुष्य के शरीर में ऊतक का महत्व स्पष्ट कीजिए। शरीर में ऊतकों का निम्नलिखित महत्व हो जाता है। कोशिकाएं अति सूक्ष्म आकार की होती हैं, वे शरीर की आवश्यकता के अनुसार कार्य कर पाती हैं। इन कार्यों को ऊतक ही सफलतापूर्वक करते हैं। ऊतकों की उपस्थिति के कारण भ्रूण का विभाजन होता है, अर्थात भिन्न भिन्न ऊतक अपने अपने विशिष्ट कार्यों को संपादित करते हैं। ऊतक से मिलकर ऊतक तंत्र तथा ऊतक तंत्र से मिलने से अंग बनते हैं तथा अंग विशिष्ट कार्य को संपन्न करते हैं। विभिन्न अंगों के मध्य कुछ ऊतक संयोजन का कार्य करते हैं, जैसे रुधिर तथा लसिका विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचाने अथवा लाने से जाने का कार्य करते हैं। कुछ ऊतक शरीर की बाहरी वातावरण से सुरक्षा करते हैं अथवा सुरक्षा करने में सहयोग देते हैं, जैसे उपकला ऊतक शरीर पर विशिष्ट आवरण बनाते हैं। तंत्रिका ऊतक बाह्य आघातों की सूचना मस्तिष्क को देते हैं तथा उसके नियमन कार्य के रूप में उन अंगों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करते हैं जो सुरक्षा के योग्य हैं। कुछ ऊतक शरीर का विशिष्ट स्वरूप बनाने में सहायता करते हैं, जैसे कंकाली ऊतक, पेशी ऊतक आदि हो जाते हैं। स्पष्ट है कि ऊतकों का शरीर में अति महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य के शरीर में प्रमुख अंग तंत्र या संस्थान कौन कौन से हैं, नामोल्लेख करें। हमारे शरीर के मुख्य अंग तंत्र या संस्थान निम्नलिखित हैं। कंकाल या अस्थि तंत्र, पेशी तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और अध्यावरणीय तंत्र ये हो जाते हैं। मानव शरीर को कितने भागों में बांटा जा सकता है, मस्तिष्क के कार्य बताएं। अब देख लेते हैं मानव शरीर को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो आपका हो जाता है सिर और मस्तिष्क। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। इसके 2 भाग होते हैं, ऊपरी तरह पटल और तल। पश्चिम मस्तिष्क, इसके 3 भाग होते हैं, सेतु, सुषुम्ना, शीर्ष और अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क के कार्य ये सारे शरीर का संचालन करता है। यह शरीर के सभी कार्य तथा प्रत्येक अंग में होने वाले कर्म को नियंत्रित एवं नियमित रखता है। ग्रीवा यानी नेक, धड़, ट्रंक, हृदय, हार्ट, इस तरह से हो जाता है। मानव शरीर में हृदय के कार्य क्या हैं? मानव शरीर में हृदय के निम्न कार्य हैं। हृदय पंप की भांति कार्य करता है तथा निरंतर रक्त प्रभावित करता है, जो शरीर के सभी भागों में परिसंचरण होता है। रक्त को फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए वापस भेजना। मानव कंकाल को समझाएं, इसके प्रकारों का उल्लेख करें। तो इसमें हो जाता है मानव कंकाल अस्थियों तथा उपास्थियों का बना एक ढांचा होता है। संपूर्ण ढांचा कंकाल तंत्र कहलाता है। मानव एक कशेरुकी प्राणी है। मानव को रूप एवं आकार के देने के लिए ढांचे की आवश्यकता होती है। कंकाल के द्वारा हृदय, फेफड़े, आँखों जैसे कोमल अंगों की सुरक्षा होती है। मानव का चलना, दौड़ना, मुट्ठी बांधना, सुई पकड़ना व झुकना आदि कार्य करना कंकाल द्वारा ही संभव है। जैसे कोई चीज पकड़नी होती है तो कंकाल ही के द्वारा तो संभव होता है ना। कशेरुकी प्राणियों में कंकाल 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य कंकाल तथा अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल से दिखाई देने वाला कंकाल यह त्वचा की चर्म तथा उपचर्म से बनता है, जैसे बाल, पंख, नाखून, पंजे, खुर और आपका हो जाता है चोंच आदि कंकाल के उदाहरण है, जो कशेरुकी प्राणियों के उदाहरण हैं। अतः कंकाल बाहर से दिखाई नहीं देता, यह त्वचा के नीचे होता है। इसके द्वारा ही शरीर का ढांचा होता है। मुख्य रूप से यह कंकाल 2 भागों में विभाजित रहता, अक्षीय कंकाल, अनुबंधीय कंकाल ये हो जाते हैं। अब देख लेते हैं अक्षीय कंकाल क्या होते हैं। तो अक्षीय कंकाल ये शरीर की लंब अक्ष पर स्थित होता है और इसके अंतर्गत करोटी अथवा खोपड़ी, कशेरुकी, दंड, पसलियां तथा उरोस्थि होते हैं।
उसके बाद है अनुबंधी कंकाल। ये शरीर की लंब अक्ष के दोनों ओर स्थित होते हैं और इसमें हो जाता है, इसके अंतर्गत अंश मेखला तथा श्रोणी मेखला और भुजाओं की अस्थियां होती हैं। कंकाल तंत्र के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। कंकाल तंत्र के कार्य हो जाते हैं, शरीर में कंकाल तंत्र के कार्य निम्नलिखित हो जाते हैं। शरीर को आकार प्रदान करना, शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, श्वसन में सहयोग प्रदान करना, मांसपेशियों को क्रियाशील बनाना, रक्त कणिकाओं का निर्माण करना, ये हो जाते हैं। पेशियां क्या हैं, इसकी गतियों तथा संरचना को समझाइए। कंकाल तंत्र पर मांस का जो आवरण होता है उसको पेशी संस्थान कहते हैं। शरीर की सभी प्रकार की गति अस्थियों एवं पेशियों के संबंध से उत्पन्न होती हैं। पेशियों में दो प्रकार की गति पाई जाती है, संकुचन तथा शिथिलन या प्रसरण। पेशी का संकुचन दो प्रकार का होता है, ऐच्छिक अनैच्छिक। पेशी की संरचना, पेशियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। जिन अस्थियों के सहारे में पेशियां जुड़ी रहती हैं उन्हीं के आकार की तरह इनका भी आकार होता है। प्रत्येक पेशी बाल जैसी कोशिकाओं से मिलकर बनती है। प्रत्येक पेशी ऊतक को रुधिर वाहिनियों से रक्त तथा मस्तिष्क से तंत्रिकाएं प्राप्त होती हैं। प्रत्येक पेशी के 3 भाग होते हैं। ऊपरी सिरा मूल कहलाता है, बीच का मोटा भाग तुंद कहलाता है और निचले सिरे को निवेशन कहते हैं। ये दोनों सिरे पतली डोरी के समान श्वेत ऊतकों के बने होते हैं। इन तंतुओं को मांस रज्जु या कंडरा या डंठन कहते हैं। निवेशन की अपेक्षा मूल अधिक दृढ़ता से बंधा रहता है। अब देख लेते हैं पायरिया के कारण एवं उपचार बताएं। ये रोग वयस्कों में अधिकतर पाया जाता है। इस रोग से दांतों में बदबू आने लगती है तथा मसूड़ों से रक्त बहने लगता है। धीरे धीरे दांत गिरने लगते हैं। कारण इसका क्या है? पायरिया होने के कारण निम्नलिखित हो जाते हैं, दांतों की सफाई ना करना और मसूड़ों का अस्वस्थ होना। उपचार इसके क्या हैं ये देख लेते हैं। रोगग्रस्त होने पर डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। मसूड़ों को भली प्रकार मालिश करना चाहिए। खोखले दांतों व दाढ़ों को भरवा लेना चाहिए। दांतों को नियमित प्रतिदिन सफाई करना चाहिए। और आपका हो जाता है भोजन में विटामिन ए व सी की उचित मात्रा लेनी चाहिए। क्वेश्चन आपका हो जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है? परिसंचरण तंत्र, जीवित अवस्था में रक्त शरीर में सदैव संचरण करता रहता है। रक्त की इसी भ्रमण करने की क्रिया को रक्त परिसंचरण कहते हैं। हृदय और रक्त वाहिनियों में से होकर ही रक्त शरीर में प्रवाहित होता है। रक्त जिस स्थान से अपनी यात्रा आरंभ करता है, समस्त शरीर में भ्रमण करने के बाद पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाता है और इस चक्र पर ही जीवन पर्यंत परिक्रमा करता रहता है। एक परिक्रमा का चक्र इस प्रकार से है, रक्त बाएं नीले से महाधमनी में, धमनी में, धमनियाओं में, कोशिकाओं में, शिरिकाओं में, शिराओं में, महाशिराओं में, दाएं अलिंदन में, दाएं नीले में, फुफ्फुसीय धमनी में और फुफ्फुसीय शिराओं में, बाएं आलिंद में और पुनः बाएं नीले में पहुंचकर फिर इसी चक्र के आधार पर समस्त शरीर में जीवित अवस्था में निरंतर प्रवाहित होता है। स्रोत के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? स्रोत के आधार पर प्रोटीन 2 प्रकार की होती है। जंतु प्रोटीन, दूध, मांस, मछली, अंडा आदि से प्राप्त प्रोटीन। वनस्पति प्रोटीन, दालें, सेम, सोयाबीन, फलियां तथा गिरीदार फल से प्राप्त प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन के जारण से लगभग 4.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के की प्राप्ति स्रोत एवं इनकी कमी से होने वाले रोग बताएं। तो समझ लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ए आँखों, बाल तथा त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए पालक, गाजर, आम, मक्खन, मछली का तेल, टमाटर, पीले नारंगी फल आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से
रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी, ये विटामिन पानी में घुलनशील है। इसकी कमी से शरीर में बेरी नामक रोग हो जाता है। इसका शरीर में संचय नहीं हो सकता। विटामिन बी में कई विटामिन सम्मिलित हैं। विटामिन सी, ये दांतों तथा हड्डियों को कैल्शियम प्राप्ति में सहायक, संक्रमण से बचाव करता है तथा रक्त शोधन का भी कार्य करता है। यह विटामिन नींबू, संतरा, आम, टमाटर, अमरूद, मौसमी, आंवला तथा हरी मिर्च आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से स्क्रवी रोग हो जाता है। यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो स्क्रवी रोग हो जाता है। और ये ज्यादातर किस से प्राप्त होते हैं? तो खट्टे फलों से प्राप्त होते हैं। विटामिन डी, अब विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सूर्य होता है। और जो आप सुबह सूर्य नमस्कार करते हैं तो उससे सबसे ज़्यादा आपको लाभ मिलता है। विटामिन डी आपको मुफ्त में प्राप्त हो जाती है ना, कुछ भी आपको पे नहीं करना पड़ता है। यह दांतों तथा अस्थियों को मजबूत बनाता है। यह विटामिन प्रातःकालीन सूर्य की किरणों में मक्खन, अंडा, दूध, मछली का तेल तथा यकृत में पाया जाता है। इसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है। विटामिन ई, यह संतान उत्पादन की शक्ति प्रदान करता है। यह विटामिन दूध, मक्खन, सब्जियों तथा मांस में पाया जाता है। इसकी कमी से जननांग प्रभावित होते हैं। विटामिन के, यह विटामिन शरीर के बहते रक्त को जमाकर रक्त स्राव को रोकता है। यह विटामिन पालक, गोभी, दूध आदि में मिलता है। इसकी कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता है। यानी इसकी कमी से क्या होता है? रुधिर का थक्का नहीं बनता है। परिरक्षण क्या है? परिरक्षण को देख लेते हैं। वायुमंडल में अनेक प्रकार के जीवाणु तथा कवक के बीजाणु उपस्थित होते हैं। ये अनुकूल तापक्रम, नमी तथा कार्बनिक भोज्य पदार्थ मिलने पर उगने लगते हैं और भोज्य पदार्थ खराब होने लगता है। भोजन को खराब होने से बचाने के लिए उसका परिरक्षण आवश्यक है। परिरक्षण वो क्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रखा जा सकता है। संक्रामक रोग क्या है? संक्रामक रोग एक ऐसा रोग है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाता है। चेचक रोग के प्रसार को समझाएं तो देख लेते हैं। ये रोग तेजी से फैलने वाला संक्रामक रोग है। वर्तमान समय में इस रोग पर नियंत्रण पा लिया गया है। इसे शीलता या बड़ी माता भी कहते हैं। चेचक का जीवाणु, इस रोग का जीवाणु वेरियोला वायरस होता है। रोग का प्रसार रोगी व्यक्ति के नाक, मुंह, गले के स्राव में बिंदुक संक्रमण द्वारा और बाद में रोगी की संक्रामी वस्तुओं तथा सूखी पपड़ियों से जो सूखकर वायु में मिल जाती है। पपड़ियों तथा संक्रामी पदार्थों में जीवाणु 6 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। उद्भव काल 7 से 17 दिन, औसतन 12 दिन। छोटी माता का प्रसार, लक्षण एवं बचाव बताएं। ये भी संचारी संक्रमण रोग है जो बचपन से 10 वर्ष की आयु तक के बच्चों को हो सकता है। एक बार रोग हो जाने पर व्यक्ति में जीवन भर के लिए रोग निरोध क्षमता उपार्जित हो जाती है। जीवाणु, यह वेरिसेला वायरस होता है। रोग का प्रसार श्वसन द्वारा बिंदुक संक्रमण से, रोगी के निकट संपर्क से, रोगी की संक्रमित वस्तुओं से। उद्भव काल 14 से 21 दिन, संक्रामक काल पित्तिका निकलने के दिन पूर्व से लगभग 6 दिन तक उसकी पपड़ी संक्रामक नहीं होती है। रोगों के लक्षण, रोग का प्रारंभ हल्के ज्वर और कमर दर्द के साथ होता है। वयस्कों में ज्वर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। ज्वर आने के 24 घंटे के अंदर शरीर के संपर्क ढके भागों के दाने निकल आते हैं। 2 से 3 दिन में इन दोनों में पानी भर जाता है। 6 से 7 दिन में ये दाने सूखकर पपड़ी बन जाते हैं। रोगों से बचाव, रोग प्रारंभ होने पर ही स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचना देनी चाहिए। रोगी को अलग कमरे में व्यवस्था कर देनी चाहिए। पित्तिका निकलने के समय से लगभग 1 सप्ताह तक रोगी को अलग रखना चाहिए। रोगी के थूक, बलगम आदि को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। रोगी के ठीक होने पर रोगी के सभी सामान और कमरे को साबुन, सोडा व गर्म पानी से धोना चाहिए।
खसरा रोग के लक्षण व इससे बचाव के उपाय बताएं। बच्चों में फैलने वाला संचारी रोग है। 6 माह से 10 वर्ष की आयु के बच्चे ग्रसित हैं। जीवाणु वायरस द्वारा रोग का प्रसार सीधे रोगी के संपर्क में श्वसन द्वारा बिल्कुल संक्रमण से और रोगी व्यक्ति के संक्रामी पदार्थों से। उद्भवन काल लगभग 10 से 14 वर्ष। संक्रमक काल दाने निकलने से 14 दिन पूर्व से 5 दिन बाद तक। रोग के लक्षण प्रारंभ में जुकाम, सिर दर्द, खांसी और हल्का ज्वर होता है। 1-2 दिन बाद ज्वर की तीव्रता 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाती है और नाक तथा आंखों से पानी आने लगता है। ज्वर के चौथे दिन तक मुंह के भीतरी भाग, चेहरा और कान के पीछे दाने निकल आते हैं। धीरे धीरे दाने सारे शरीर में फैल जाते हैं। 1-2 दिन तक यह दाने तीव्रता पर रहते हैं और फिर सूखने लगते हैं। रोग से बचाव। अगर रोग का संदेह हो तो संदेही व्यक्ति को तुरंत अलग कर देना चाहिए। लगभग 7 दिनों तक रोगी को सभी से अलग रखना चाहिए। रोगी के श्वसन मार्ग से निकलने सभी पदार्थों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। रोग ठीक होने पर रोगी के सभी सामान को अच्छी तरह विसंक्रमित करना चाहिए। हैजा रोग किस प्रकार फैलता है? ये बहुत ही तीव्र संक्रामक रोग है। गर्मी के मौसम में ये रोग अधिक फैलता है। समय समय पर इसका प्रसार महामारी के रूप में होता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों को समान रूप से प्रभावित करता है। जीवाणु इसका होता है विब्रियो कॉलोरी होता है। और अब देख लेते हैं मलेरिया। मलेरिया रोग किस मच्छर से प्रसारित होता है तथा लक्षण बताएं। मलेरिया रोग एनाफिलीज मच्छरों से प्रसारित होता है। लक्षण है प्रारंभ में शारीरिक कमजोरी, हाथ पांव में दर्द और सिर दर्द होने लगता है। उसके बाद फिर अत्यधिक ठंड लगकर बुखार आ जाता है। ठंड की अवस्था में रोगी को कपकपी बन जाती है। यह अवस्था 1/2 यानी 1/2 घंटे से 2 घंटे तक रहती है, यानी आधे घंटे से 2 घंटे तक रहती है। उसके बाद ज्वर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। फिर पसीना आता है और ज्वर उतर जाता है, परंतु जी मिचलाने और वमन की शिकायत बनी रहती है। इस प्रकार के ज्वर की शिकायत प्रतिदिन दूसरे दिन या हर तीसरे दिन बाद होती है। इस तरह से आप लोगों का सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।